हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। वेब स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के ये वीकली करंट अफेयर्स है जिसमें अक्टूबर मंथ के 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर का जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सभी करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें इतना महत्वपूर्ण इतना अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ हैं। और आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस करंट अफेयर्स को देख सके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मतलब इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर, बी 1 अक्टूबर, सी 4 अक्टूबर, 3 डी 3 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि 1 अक्टूबर साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने इटली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की शुरुआत की थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कॉफ़ी खेती के लिए किसानों को जागरूक करना है, साथ ही उन लोगों को सम्मान करना है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके कॉफ़ी की खेती करते हैं। फिर क्या है, इथियोपिया के एक बकरी चरवाहे काल्दी ने विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी बीन्स की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कॉफ़ी की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कॉफ़ी की खोज किसने की थी? इथियोपिया के एक बकरी चरवाहे काल्दी ने विश्व में सबसे पहले कॉफ़ी बीन्स की खोज की थी। तो भारत की बात करें तो विश्व में भारत कॉफ़ी उत्पादन में छठवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। तो आंसर है बी 2 अक्टूबर। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जो महात्मा गांधी की जयंती के रूप में इस दिन को जाना जाता है। फिर वर्ष 2020 में वैश्विक शांति आइकन की 191वीं जयंती है, जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये दिन क्या है, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। 15 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए स्वीकृति किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी लंबाई बताइए। ऑप्शन है 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर एंड 11.02 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर। तो क्या है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया अटल टनल। तो अटल टनल के इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं। इसका क्या है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली अटल सुरंग क्या है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। सबसे लंबी हाईवे टनल, वो भी विश्व की। यह सुरंग का आकार कैसा है? ये घोड़े के नाल के आकार की है। तो किसने बनाया इसको? इसको बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने। तो कितना वक्त लगा था इसको बनाने में? 10 साल का समय लगा था। और इसकी समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें तो 3060 मीटर मतलब 10,040 फीट है इसकी ऊंचाई। और निर्माण में जो तकनीकी का उपयोग हुआ था वो क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी।
इसमें कितने लेन वाली टनल है? तो सिंगल ट्यूब डबल लेन है। और इस टनल की लंबाई की बात करें तो कितना है? 9.02 किलोमीटर। टनल की चौड़ाई की बात करें तो कितना है? 10.5 मीटर है। तो टनल की ट्रैफिक क्षमता की देखें तो इसको 3000 कारों और 1500 ट्रक प्रतिदिन इसकी क्षमता है। वाहनों की रफ्तार कितनी होनी चाहिए इसमें? तो वाहनों की रफ्तार की बात करें तो क्या है? टनल में पहले और आखिरी 400 मीटर के लिए स्पीड लिमिट रखी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी दूरी में मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक है इसका। कितना स्टील का उपयोग हुआ इसमें? इसमें हुआ था 15,000 टन स्टील और 9,000 टन क्वालिटी स्टील सेल ने सप्लाई किया था। और ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी कहाँ है इसका? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद ऐप से इन ऑफ परचेस पर 30% चार्ज लेने का ऐलान किया, जिसका विरोध भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने किया है? तो ऑप्शन है गूगल, ट्विटर, फेसबुक, सैमसंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। तो इसका तथ्य देख लेते हैं। दरअसल गूगल ने क्या किया? 29 सितंबर को ऐलान किया कि इन ऐप परचेस का 30% कमीशन लेगा। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि गूगल के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने भारत का अपना ऐप स्टोर बनाने की तैयारी कर दी है। सीटैक को इसका काम सौंपा गया है। तो इन ऐप परचेसेस क्या होता है? अगर एंड्रॉयड आपके मोबाइल में है तो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर तो होता ही है। यहाँ पर इन ऐप परचेस का सिस्टम होता है। मान लीजिए कि कोई ऐप डाउनलोड किया है और ऑनलाइन गेम्स में कुछ परचेस करना है, या ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोर्स ख़रीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, या 1 साल के लिए म्यूजिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो ऐप पर होते हैं उन्हें इन ऐप परचेस कहते हैं। ठीक है। तो गूगल ने कब इसको लागू करने का ऐलान किया है? तो सितंबर 2021 से वह लागू करने जा रहा है। वह कह रहा है, क्या कर रहा है गूगल की 30% इन ऐप परचेस पर फीस लगेगा। इससे स्टार्टअप कंपनियों को क्या दिक्कत हो सकती है? तो यह फीस तो लगेगा ऐप डेवलपर पर, लेकिन यह फीस आखिरकार चुकाना किसको पड़ेगा? कस्टमर को ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है। पहले से ही एप्पल कंपनी भी इस तरह के चार्जेस लगाती है। अब गूगल के कदम से ऐप पर जो भी बिजनेस है, ट्रांजैक्शन है, वह महंगा हो जाएगा। क्या क्या महंगा हो जाएगा? यूपीआई, इंडियन ई वॉलेट, पेटीएम के जरिए पेमेंट के दिक्कत आएगी। बात करें गूगल के सीईओ की, तो इसको सीईओ कौन है? गूगल का सुंदर पिचाई, और एप्पल का टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस बॉलीवुड एक्टर को धोखाधड़ी से बचने के जागरूकता अभियान से जोड़ा है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। तो क्या है अमिताभ बच्चन? अब वह बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी, फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करेंगे। आरबीआई अपनी जागरूकता पहल के तहत बैंक ग्राहकों को लेन देन के सुरक्षित तरीकों के बारे में बता रहा है। बिग बी ने ट्विटर हैंडल आरबीआई से पर मैसेज शेयर किया कि जिसमें वह कह रहे हैं कि जागरूक होने के लिए एक पाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में आपको अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ सकती है।
आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए 1 साल से अधिक समय से अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में यह जागरूकता अभियान चला रही है। वही बात करें आरबीआई की गवर्नर की, तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस सीनियर गायिका को वर्ष 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए अलका याग्निक, बी आशा भोसले, सी उषा मंगेशकर और डी अनुराधा पौडवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उषा मंगेशकर। तो उषा मंगेशकर की बात करें तो उषा मंगेशकर कौन है? ये लता मंगेशकर की छोटी बहन है। संस्कृति मंत्री अमित देशमुख की अध्यक्षता वाली समिति ने उषा मंगेशकर को इस पुरस्कार के लिए चुना है। इस पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र ने इस पुरस्कार को क्या किया था? 1992 में देना शुरू किया। महाराष्ट्र से पहले लता मंगेशकर पुरस्कार क्या है? मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश ने इस पुरस्कार को 1984 से देना प्रारंभ किया। इस पुरस्कार को आंध्र प्रदेश ने भी देना शुरू किया था, लेकिन विवाद की वजह से देना बंद कर दिया था। यह पुरस्कार पाने वाले सिंगर हैं, कौन कौन से सिंगर ने पाया है? एक तो आशा भोसले, राम लक्ष्मण, उत्तम सिंह, सुमन कल्याणपुर, उषा खन्ना और अब उषा मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा है? ए बेस्ट एक्टर इन रियल लाइफ, बी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, सी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, डी हीरो ऑफ द ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 28 सितंबर को एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद को यह पुरस्कार लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों की निस्वार्थ मदद करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा वह युवाओं को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कोविड-19 से रोजगार खोने वाले को रोजगार के मौके बना रहे हैं। पहले इन्हें भी मिल चुका है सम्मान। किनको किनको मिल चुका है? एंजेलिना जोली, डेविड बेकहम, लियोनार्डो डिकैप्रियो, एम्मा वाटसन, लियाम नीसन, केट ब्लैंचेट, एंटोनियो बैंडेरास, निकोल किडमन और प्रियंका चोपड़ा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलग अलग इस तरह का सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अनुपम खेर, शेखर कपूर, सी कबीर खान, डी संजय लीला भंसाली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शेखर कपूर। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 29 सितंबर को फिल्म निर्माता शेखर कपूर को ये पद देने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल क्या है? 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविज़न निर्माता, टेलीविज़न प्रोड्यूसर BP सिंह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। शेखर कपूर को उनकी फिल्मों मासूम 1983 में आया था, मिस्टर इंडिया 1987, एलिजाबेथ 1998 और बैंडिट क्वीन 1994 जैसे के लिए क्या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया भर में मानवाधिकारों पर काम करने वाले किस संस्था के बैंक अकाउंट सीज होने पर उसने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बारे में जान लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इंडिया ने देश में संगठन ने 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बंद कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी धन प्राप्त होता रहा है, जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत 10 सितंबर को प्रतिबंधित किया है। इस संस्था ने दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों दिल्ली पुलिसों से जवाबदेही की मांग की थी। इसके साथ ही एमनेस्टी ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर केंद्र से सवाल पूछे थे। संस्था ने आरोप लगाया है कि सरकार उसके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के ईडी अविनाश कुमार ने कहा, 2 साल से हमारे खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है और हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। सरकार ने कहा, एमनेस्टी इंडिया कभी विदेशी फंड नियमन कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं थी। एमनेस्टी क्या है? इंटरनेशनल का मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और महासचिव कौन है इसका? कुमी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए. विक्रम मिश्री, बी. दूर स्वामी, सी. रीवा गांगुली दास और डी. देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। तो देवयानी भारतीय विदेश सेवा की 1999 बैच की अधिकारी है। वर्तमान में दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव है। देवयानी क्या 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय निशानों में काम कर चुकी है। 2013 में वह तब सुर्खियों में आई थी जब अपनी भारतीय सहायिका को कम वेतन देने के आरोप में अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया था। उस समय वह न्यूयॉर्क में भारत के उप वाणिज्य महादूत के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमायर बुक्स संस्मरण पुस्तक अनफिनिश्ड की लेखिका कौन है, जिनकी यह बुक रिलीज होते ही अमेरिका की बेस्ट सेलर बन गई है? ऑप्शन है ए. रानी मुखर्जी, बी. ऐश्वर्या राय, सी. प्रियंका चोपड़ा, डी. सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा की बुक अमेरिका में 3 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 12 घंटे से भी कम समय में हमें यूएस में नंबर 1 बनाने के लिए शुक्रिया। मैंने इस मेमायर का नाम सालों पहले तब रख दिया था जब इसे लिखना भी शुरू नहीं किया था। ये किसने बोली? प्रियंका चोपड़ा ने। यह बुक इंडिया में जनवरी 2021 में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्कॉन फेज 4। तो एस्कॉन फेज 4 के बारे में जान लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आर्मी स्टैटिक स्विचेस कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज 4। किस कंपनी को सौंपा गया है एस्कॉन प्रोजेक्ट? तो ये ITI लिमिटेड, PCU टेलीकॉम एंड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को यह सौंपा गया है। इसके CMD कौन है? राकेश मोहन अग्रवाल और रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ITI लिमिटेड का फुल फॉर्म
बोले तो क्या है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। सिक्योर कम्युनिकेशन किसे अपग्रेड होगा, तो कैसे अपग्रेड होगा ये, इसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सिक्योर रेडियो फ्रीक्वेंसी और सैटेलाइट का उपयोग करेंगे। इसरो के कुछ मिलिट्री सैटेलाइट का उपयोग आर्मी करते हैं, जैसे कि GSAT-7A। इसके अलावा और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं। सैटेलाइट GSAT-7A को पहले से इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, लेकिन इसका 30% कैपेसिटी इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने पैंगोंग त्सो लेक में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना शुरू कर दिया है। तो यह चिंता की विषय था, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को कम्युनिकेशन का सबसे सिक्योर मोड माना जाता है। मान लीजिए कि तिब्बत में जो चीन का थिएटर कमांड है, वह चाहता है कि LAC पर तैनात अपने सैनिकों को इन्फॉर्मेशन दे, तो वह बहुत ही सिक्योर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इससे पहले वह माइक्रोवेव रेडियो का इस्तेमाल करता था, जिससे इंटरसेप्ट किया जा सकता था। भारत ने अब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल फ्रंटियर एरिया, बॉर्डर एरिया पर नहीं बिछाए हैं। ऐसे में LAC और LOC से कम्युनिकेशन हो रही होती है श्रीनगर या दिल्ली में, तो उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, चीनी इसे सुन सकता है। तो चीनी के पास एडवांटेज हो गया कि उसने तो सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया और इंडिया को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे। ऐसे में भारत को भी सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरत थी। ऐसे में ऑप्टिकल फाइबर भरोसेमंद है। प्रोजेक्ट के तहत क्या काम होगा, अभी आर्मी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग MPLS टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा। किस बॉर्डर एरिया में प्रोजेक्ट एस्कॉन फेज 4 लागू होगा, तो ये नॉर्थन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन। तो इसका कितना लंबा फाइबर नेटवर्क होगा, लगभग 11,000 किलोमीटर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत का बॉर्डर कितना है, 15,106.7 किलोमीटर का है, और यह बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगता है। लेकिन POK और अक्साई चीन पर पाकिस्तान और चीन का कंट्रोल है, इस वजह से यह दूरी कम हो जाती है। प्रोजेक्ट की लागत कितना आएगा, 7,796 करोड़ रुपया। ऑप्टिकल फाइबर कैसे बिछाया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर वैसे ही जैसे आपने अपने मोहल्ले कॉलोनियों में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाते हुए देखा होगा। ज़मीन के नीचे इसे बिछाया जाएगा। इसमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट केबल इंडियन मेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नाम पर नॉर्थम ग्रूमैन ने 3 अक्टूबर 2020 को नासा सेंटर से सिग्नल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन है A राकेश शर्मा, B कल्पना चावला, C APJ अब्दुल कलाम, D सुनीता विलियम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B कल्पना चावला। तो कल्पना चावला की बात करें तो यह कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। इसका नाम क्या है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। स्पेस टॉयलेट भेजा गया क्या है, इस क्राफ्ट के साथ जाने वाले आइटम्स में से एक स्पेस टॉयलेट है, जिसे पहले यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते थे। इस कॉमोड टॉयलेट की लागत कितना होगा, $23 मिलियन, 174 करोड़ रुपया है। अभी तक स्पेस में इस्तेमाल की जा रही माइक्रोग्रेविटी टॉयलेट तस्वीर में पुरुष एस्ट्रोनॉट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे महिला एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बढ़ती गई, खास टॉयलेट की ज़रूरत महसूस की जाने लगी, खासकर तब जब 2024 तक चांद पर
आर्टेमिस मिशन के तहत एक महिला और एक पुरुष को भेजे जाने की तैयारी है। एक्सपेरिमेंट्स देखें तो प्लांट हैबिटेट 02 प्रोजेक्ट के जरिए स्पेस में पौधे और खाने को उगाया जाएगा। इसके साथ ही रिसर्चर्स अलग अलग रोशनी और मिट्टी के हालात में पौधे उगाना भी टेस्ट करेंगे। माइक्रोग्रेविटी में कैंसर की दवाओं का टेस्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा इनके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर यूरिन में मौजूद यूरिया को अमोनिया में बदलकर पानी बनाने का एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा। तो कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 में करनाल हरियाणा में हुआ था। और निधन कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 में। आयु कितनी थी उनकी? 41 वर्ष। अमेरिका में टेक्सास के ऊपर कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में भी वो एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करें, बंगाल सरकार ने अब विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए पद्मश्री अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की 7,000 से अधिक सड़कों को मिशन मोड में मरम्मत की जाएगी। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 अक्टूबर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने 2020-21 के बजट में इसके लिए 5,746.99 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो कि टीएमसी से है, टीएमसी कांग्रेस। और राजधानी की बात करें तो कलकत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार चीन और वियतनाम के बाद अब कैट क्यू वायरस का एंटीबॉडी इंडिया में भी मिल है। तो मनुष्य में इस वायरस का कैरियर बताइए। ए बिल्ली और सुअर, बी मच्छर और मक्खी, सी है मच्छर और सुअर, और डी मच्छर और कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मच्छर और सुअर। तो कैट क्यू वायरस, हालांकि कैट क्यू वायरस की चर्चा कई सालों से हो रही थी, लेकिन आईसीएमआर की एक स्टडी एक जर्नल में पब्लिश हुआ है तो चर्चा तेज हो गई है। यह रिसर्च रिपोर्ट क्या इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईजीएमआर में पब्लिश हुई है। इसके अनुसार 2 ह्यूमन सीरम में इस वायरस की एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब है कि यह भारत के अंदर डिजीज फैलाने की क्षमता है। चीन और वियतनाम में वायरस के मामले सबसे ज़्यादा चीन और वियतनाम में रिपोर्ट किया जाता है। चीन में क्यूलेक्स मच्छर और वियतनाम में यह पिग्स मतलब सुअर में पाया गया। क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है? यह कॉमन मैक्सकीटो होता है जो घरों में पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। पूरी दुनिया में 3,000 से ज़्यादा किस्म के मच्छर मिलते हैं। इनमें से 2-4 ही प्रजाति होते हैं जो ह्यूमन ब्लड चूसते हैं। ये बीमारी फैला सकते हैं जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस, मलेरिया जैसे। ह्यूमन में कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं इसको? तो क्यूलेक्स मच्छर के अंदर आसानी से वायरस फैला सकता है। यह क्या हुआ वायरस डेंजरस है? तो डेंजरस के बारे में देखें तो क्या है, इसको लेकर जानलेवा खतरा उतना नहीं बता जा रहा है जितना कि कोरोना को लेकर हुआ है। अभी तक यह स्थापित नहीं हुआ है कि यह डिजीज क्रिएट कर सकता है कि नहीं। क्या यह कैट से रिलेटेड है?
तो देखते हैं ये कैट से रिलेटेड है कि नहीं। इसका नाम तो कैट क्यू वायरस है, लेकिन इसका कोई संबंध बिल्ली से नहीं है। कैसे हुआ आईसीएमआर का रिसर्च? तो वैज्ञानिकों ने 2014 से 2017 तक 1020 ह्यूमन सीरम सैंपल कलेक्ट किया था। इसमें सबसे ज़्यादा 806 सैंपल कर्नाटक से लिया गया था, महाराष्ट्र से 116, केरल से 51 और मध्य प्रदेश से 20 और गुजरात से 27 सैंपल लिया गया था। किसी को रियल टाइम में यह वायरस नहीं पाया गया, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट किया गया तो पता चला कि 2 लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। एंटीबॉडी पाया गया तो इसका मतलब है कि इनको पहले वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, इसकी वजह से एंटीबॉडी बन गया। ये दोनों कर्नाटक से थे। यह स्टडी क्यों हुई? इस स्टडी को करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि क्यूलेक्स मच्छर की जिस प्रजाति से फैले हैं वे मच्छर भारत में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इस वायरस के मामले चीन और वियतनाम में काफ़ी देखे जा रहे थे। इसलिए इंडियन साइंटिस्ट ने वर्ष 2012 में सोचा कि अगर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप करना है तो सैंपल कलेक्ट करने होंगे। अब स्टडी में देखा गया है कि 2 लोगों में कैट क्यू वायरस का एंटीबॉडी पाया गया है। तो दुनिया में इस वायरस का पहली बार कब? 2004 में मच्छर में पता चला था। इसके बाद पता चला कि डोमेस्टिक पिग को इसका बड़ा होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस मतलब वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में जो जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। कैसे हुई इस एनिमल डे की शुरुआत? तो इस दिवस की शुरुआत स्त्री रोग विशेषज्ञ हेनरिक जिमरमन ने की थी, जिन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी में स्पोर्ट्स पैलेस में पहला विश्व पशु दिवस आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के किस पोत को 17 सितंबर को सेवा में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है कनकलता बरुआ, सावित्रीबाई फुले, अरुणा आसफ अली, डी मीराबेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनकलता बरुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी तैनाती कोलकाता में की गई है। इसका निर्माण जो है कोलकाता में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI ने किया है। इसका नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। पोत को सेवा में शामिल करने का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। लंबाई 50 और चौड़ाई 7.5 मीटर है। कनकलता बरुआ GRSI द्वारा निर्मित 5 फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का अंतिम जहाज है, जिसे 9 जून को सौंपा गया था। बताया गया है कि FPV मध्य श्रेणी के सतह पर चलने वाले पोत हैं, जिनकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर है। इस पोत का वजन करीब 308 टन है, तो 1500 समुद्री मील तक निगरानी करेगा। इससे पहले GRSI ने इस श्रृंखला में ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृत और नामक जहाज़ों को तटरक्षक बल को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब कब तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है कब तक के लिए? ऑप्शन डी 31 अक्टूबर के लिए। रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट को परिचालन पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। विमानन क्षेत्र के विमायक नागर विमानन महानिदेशक DGCA ने 30 सितंबर को जानकारी दी कि DGCA ने कहा, क्या कहा? लिस्टेड इंटरनेशनल फ्लाइट को सक्षम प्राधिकरण द्वारा चयनित मार्गों सिलेक्टेड रूट पर चलाने की अनुमति दी जा सकती है। तो कोरोना वायरस के प्रसार पर
लगाम के लिए 23 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के बाद से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर रोक है। हालांकि मई से वंदे भारत मिशन और जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ किए गए विशेष समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर परिचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ 4 और 5 अक्टूबर 2020 को वायुसागर अभ्यास किया? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। तो इसका आयोजन क्या है? बंगाल के उत्तरी खाड़ी में किया गया है। इस दौरान दोनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास किया। तो भारतीय नौसेना के कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिसा हीली। तो एलिसा हीली कहाँ है? ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। इन्होंने क्या किया? 92 विकेट लिए और धोनी का 91 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो ए, रॉजर पेनरोज, बी, राइनहार्ड गेंजेल, सी, एंड्रिया गेज। तो ये सभी भौतिकी फिजिक्स के में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता हैं। तो रॉजर पेनरोज और राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्टॉकहोम स्वीडन में 6 अक्टूबर 2020 को विजेताओं की घोषणा की। इसमें से रॉजर पेनरोज को आधा प्राइज मिलेगा, जबकि बाकी आधा संयुक्त तौर पर गेंजेल और गेज को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिकों कौन है? रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है। तो इनको भौतिकी के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिल रहा है ये किस कारण से इन्हें दिया जा रहा है? तो ऑप्शन है ब्लैक होल से संबंधित, बी आकाशगंगा से संबंधित, सी हवा के अणु से संबंधित, डी ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। क्या क्या है ए और बी में? रॉजर पेनरोज को क्यों चुना गया है? तो रॉजर पेनरोज को उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता सिद्धांत को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में ये थ्योरी पब्लिश की थी। आइंस्टीन ने इस थ्योरी में बताया था कि भारी भरकम ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम्स को बदलते हैं और ये बदलाव हमें ग्रेविटी की तरह महसूस होता है। राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को क्यों चुना गया? तो दोनों वैज्ञानिकों ने क्या गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। रॉजर पेनरोज यूनाइटेड किंगडम से है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। राइनहार्ड गेंजेल जर्मन से है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए व मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्सट्रेस्टियल फिजिक्स जर्मनी से जुड़े हैं, जबकि एंड्रिया गेज अमेरिका से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए से जुड़ी है। वह फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाली दुनिया की चौथी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शन है माइकल ह्यूटन, हार्वी जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपयुक्त सभी। तो हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। नोबेल पुरस्कार की समिति ने स्टॉकहोम स्वीडन में 5 अक्टूबर 2020 को विजेताओं की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिकों हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया? तो इनको किस लिए चुना गया है? तो इनको चुना गया है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, क्या इतिहास में पहली बार अब हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव है? अमेरिका के इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज से ही पता चला है कि ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस का मेजर सोर्स क्या है। इसकी वजह से ब्लड टेस्ट और नई दवा बनाने में मदद मिली, इन दवाओं से जान बच सकी। दरअसल इनकी खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और बी वायरस की खोज महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन रक्त जनित ब्लड बोर्न हेपेटाइटिस के अधिकांश मामले अस्पष्ट रह जाते थे। 3 वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया जो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। दुनिया में 70 मिलियन केसेस, WHO के अनुसार ने बताया कि दुनिया में हेपेटाइटिस के 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ से अधिक मामले हैं। हर साल 4 लाख मौतें होती हैं। यह बीमारी पुरानी है और लीवर की सूजन और कैंसर का एक प्रमुख कारण है। नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक या चिकित्सा, साइकोलॉजी या मेडिसिन, भौतिकी फिजिक्स में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में, साहित्य लिटरेचर में, शांति पीस में और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। इसकी घोषणा हर साल 12 अक्टूबर तक की जाती है। किसके नाम पर दिया जाता है नोबेल? तो यह अवार्ड नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा थी कि इन पैसों से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के लिए बेहतरीन काम करते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की राशि स्वीडिश बैंक में जमा है और इस पर जो ब्याज बनता है उससे हर साल नोबेल फाउंडेशन नोबेल प्राइज़ देता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में शांति के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 4 अक्टूबर। तो आप लोग सोच रहे हैं कि शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो है भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व में वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? टीचर्स लीडिंग इन क्रॉसिंग रीइमेजिनिंग द फ्यूचर है। यह दिवस क्या है? यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन देश स्तर पर अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। जो हमारे भारत देश पे 5 सितंबर पे मनाया जाता है। जैसे सिंगापुर में कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले शुक्रवार को शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। चीन में 10 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। इस खास दिन को समाज में टीचर्स के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020
अलग अलग श्रेणियों में दिया गया। सामुदायिक शौचालयों अभियान SSA में कौन से राज्य अव्वल रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो किन श्रेणियों में अवार्ड दिए जाते हैं? स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और सामुदायिक शौचालय अभियान। गंदगी से मुक्त GMB अभियान। सामुदायिक शौचालय अभियान SSA सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और गुजरात। गैर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो प्रयागराज और बरेली। बेस्ट ग्राम की पंचायत की बात करें तो बोरीगांव, बोंगाईगांव, असम। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? गुजरात। और सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक है खचरौज उज्जैन मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है चिन्नौर सलेम में। गंदगी से मुक्त GMB अभियान की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य है तेलंगाना हरियाणा और सर्वश्रेष्ठ जिला है मोगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य जिला और ब्लॉक अव्वल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? गुजरात। और सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु और सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक कौन सा रहा? खचरौंदा उज्जैन मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंदगी से मुक्त GMB अभियान के तहत किन राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो कौन से राज्यों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना और झारखंड को। तेलंगाना और ऑप्शन सी तेलंगाना और हरियाणा को। तो तेलंगाना और हरियाणा को क्यों चुना गया है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में जिले की बात करें तो पंजाब के मांगा जिलों को ये पुरस्कार मिला है। गंदगी से मुक्त GMB अभियान सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तेलंगाना और हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला है मोगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया है? ए नागेश्वर कुमार, बी प्रशांत पुनिया, सी सरोज अवस्थी एंड डी चरणजीत सुरिंदर सिंह अतरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चरणजीत सुरिंदर सिंह अतरा। तो यह पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से सी वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में सेवा कर रहे थे। अत्र वैश्विक परामर्श फर्म EY इंडिया के पूर्व साझेदार हैं। साथ ही उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज में CFO के रूप में भी काम किया है। SBI के अध्यक्ष बात करें, SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो राजनीश कुमार है और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी ने। तो धोनी ने इस मामले में अपनी IPL टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। सुरेश रैना इस बार निजी कारणों से इन लीग में नहीं खेल रहे हैं। धोनी के नाम अब IPL में 194 मैच हो गए हैं। इस सीज़न वह IPL में 200 मैच खेलने का आंकड़ा भी सबसे पहले छूते दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विश्व आंतरिक सप्ताह WSW कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व आंतरिक सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान का जश्न मनाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या थी? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। इसका इतिहास देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को WSW को घोषित किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को पहली मानव निर्मित भू उपग्रह जियो सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के लॉन्चिंग के साथ अंतरिक्ष में यात्रा शुरू हुई। 10 अक्टूबर 1967 में चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि एग्रीमेंट में प्रवेश की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी मुखर्जी का 2 अक्टूबर को निधन हो गया, वह इनमें से किससे जुड़ी थी? तो मिष्टी मुखर्जी किससे जुड़ी थी? ऑप्शन सी, फिल्म। तो मिष्टी ने कई हिंदी, बंगाली, तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो से भी अभिनय किया है। मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। सुभाष घाई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर के दूसरे सोमवार, बी अक्टूबर के आखिरी सोमवार, सी अक्टूबर के पहले सोमवार और डी अक्टूबर के तीसरे रविवार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर के पहले सोमवार। तो इस दिवस को पहले मूल अधिकारों, आश्रय, भोजन और कपड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य में मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया था। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बेहतर आवासीय व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं, गतिविधियों, विकास की योजनाओं और प्राप्त करने के समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जल्दी करते हैं क्योंकि और भी हमारा क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना पाते हैं। तो इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए, तो हर साल इसे अलग थीम पर मनाया जाता है। पहली बार वर्ल्ड हैबिटेट ने 1986 में शेल्टर इज़ माई राइट थीम के साथ मनाया गया था। 2020 की थीम की बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर, जो रहने के लिए उपयुक्त जगह के रूप में पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है? तो गाजला गोरमिया, बी एमेनुअल शारपेंतिये, सी जेनिफर ए डॉर्डना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी। तो एमेनुअल शारपेंतिये और जेनिफर ए डॉर्डना। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्टॉकहोम, स्वीडन में 7 अक्टूबर 2020 को विजेताओं की घोषणा की। तो इसमें हम लोग क्या क्या के लिए अभी नोबेल का देख लिए। अभी हमने रसायन शास्त्र का देख लिए, फिजिक्स का देख लिए, है ना। तो सबको अलग अलग डेट पे घोषणा किया गया है। एक को 5 अक्टूबर में, हम लोग 3 अभी देख चुके। एक में 5 अक्टूबर था, एक में 6 अक्टूबर, एक में अभी 7 अक्टूबर को घोषणा किया गया है। ठीक है। एमेनुअल शारपेंतिये फ्रांस से हैं।
वह बर्लिन जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक यूनिट फॉर साइंस ऑफ पैथोलॉजी से जुड़ी है, जबकि जेनिफर ए डोडना अमेरिका से है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए से जुड़ी है। इससे पहले तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब 2 और महिला वैज्ञानिकों का नाम इसमें जुड़ गया है। इन दोनों को प्राइज़ मिलते ही इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कितनी संख्या हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए अभी जो 2 वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से? एमैनुअल शारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया। तो रसायन शास्त्र में से इन लोग को किस के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। तो जीनोम एडिटिंग ये होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जीनोम एडिटिंग को जीन एडिटिंग भी कहते हैं। तो एमैनुअल शारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना ने जीन टेक्नोलॉजी के लिए अहम टूल CRISPR Cas9 मतलब CRISPR-Cas9 विकसित किया। यह जीनोम एडिटिंग तकनीकी है। तो इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जेनेटिक सीजर्स। तो इससे क्या होता है? इसमें जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों तक के DNA में बदलाव किया जा सकता है। इसमें कैंसर समेत कई गंभीर जो आनुवांशिक बीमारियां होता है उसका इलाज हो सकता है। जीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो जीन जो है जीवों में गुणों का स्थानांतरण के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक जीन किसी खास प्रकार के गुण से संबंधित होती है, जिनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का ट्रांसफर होता है। कोई कैसे दिख रहा है वह जीन पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए चेयरमैन कौन है? ए राजनीश कुमार, बी अरुंधति भट्टाचार्य, सी दिनेश कुमार खारा और डी मोहित अवस्थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश कुमार खारा। तो वित्त मंत्रालय की जारी अधिसूचना के मुताबिक दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने राजनीश कुमार की जगह ली। राजनीश ने 6 अक्टूबर को ही अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। तो अभी तक हमारा 6 अक्टूबर से पहले तक कौन था? राजनीश कुमार। अब उनके जगह आ गए, कौन आ गए? दिनेश कुमार खारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दिनेश कुमार खारा क्या है? ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। 28 अगस्त को बैंक के बोर्ड ब्यूरो BBB ने खारा के नाम की सिफारिश की थी। तो SBI की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा को लेकर 6 अक्टूबर को हुई क्वाड 4 देशों का संगठन की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। तो क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। तो क्वाड देशों के भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान की राजधानी कहाँ हुई? टोक्यो में हुई। ये क्वाड होता क्या है? तो क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ रही सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड बनाया था। 2007 में जापान के PM शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद रूस और चीन ने
विरोध भी जताया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर हो गया था, हालांकि बाद में वह फिर शामिल हो गया था। तो भारत भी इसमें पूरे मन से शामिल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अब क्वाड मजबूत हो रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्वाड के सदस्यों में शामिल अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तीसरी और भारत कौन से नंबर पे है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया भी एक विकसित देश है। तो क्या चर्चा रही इसमें? तो इसमें चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की। कोरोना के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP पर विचार विमर्श किया। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक कब हुआ था? तो पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसके अपने मूल्य हैं। हम इंटरनेशनल नियमों को मानने में यकीन रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जो जहाज़ों को बेरोक टोक आवाजाही के पक्ष में है, साथ ही हम अपनी सीमा और संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। हम किसी भी विवाद का शांति से समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री एस सुगा से भी मुलाकात की। क्वाड देशों की बैठक मौजूद समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अहम मानी जा रही है। बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। इस क्षेत्र में चीन कई बार क्वाड के 2 सदस्य देशों भारत और जापान के लिए दिक्कतें खड़ी कर चुका है। हाल के महीनों में चीन के खिलाफ दूसरे देशों का रुख सख्त हुआ है, खासकर कोरोना के बाद तो उसके वुहान शहर से पैदा हुआ है। तो इस क्वाड में देश के कौन मौजूद रहे? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस फायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का निधन 7 अक्टूबर 2020 को हो गया। वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो वो कहाँ के? नागालैंड और मणिपुर। ऑप्शन डी, नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल रह चुके हैं। तो उनका शव शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित आवास पर फंदे से लटका पाया गया। वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी पाया गया। पुलिस को संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनकी उम्र कितना? 69 और 70 वर्ष की थी। अश्वनी कुमार 1973 बैच के IPS अधिकारी रह चुके थे। वह 2008 में CBI के निदेशक बने थे। उस वक्त एजेंसी आरुषि तलवार हत्याकांड की जांच कर रही थी। बाद में वह 2013-14 तक नागालैंड का गवर्नर रहे। इसी दौरान उनके पास 6 महीने के लिए मणिपुर के राज्यपाल का भी प्रभार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक डले खुर्सीनी को किस राज्य का GI टैग मिला है? तो ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, बी सिक्किम, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम। तो इसे सिक्किम में रेड चेरी चिली भी कहते हैं, जिसे स्थानीय रूप से डले खुर्सनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची वर्ल्ड हॉटेस्ट चिल्ली में से एक माना जाता है। डले खुर्सनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। डले खुर्सनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा
दायर आवेदन के आधार पर सरकार की जीआई रजिस्ट्री में शामिल किया है। ध्यान रखना है कि यह चिली, दार्जिलिंग हिल और सिक्किम में पाया जाता है। तो जीआई टैग क्या है? किसी खास इलाके में विशेष प्रोडक्ट है जिसकी खास विशेषता है, वह एग्रीकल्चर या हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकता है, वह उसी जियोग्राफिकल रीजन में होता है। तो कई बार देखा जाता है कि उसकी नकल भी मार्केट में आ जाती है, तो नकल मार्केट में आ जाती है। तो ऐसे में जियोग्राफिकल इंडेक्स, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, जीआई टैग नकल रोकने में काफ़ी मदद करती है, प्रोडक्ट को एक खास पहचान देता है, प्रोडक्ट को पहचानने में मदद मिलता है। जिस तरह से कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क हो गया, उसी तरह से यह एक राइट अधिकार है। जीआई टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इंडिया WTO का मेंबर है। WTO के 3 मेन एग्रीमेंट हैं। एक गुड्स सामान से रिलेटेड गैट, दूसरा सर्विसेज से रिलेटेड एग्रीमेंट, तीसरा ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरे एग्रीमेंट के तहत भारत ने जीआई टैग का कानून बनाया हुआ है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? PM गोले, और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के ने किस भारतीय कारोबारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B, रतन टाटा। तो रतन टाटा को IACC ने यह अवार्ड 3 अक्टूबर को वर्चुअल समारोह में दिया। यह पुरस्कार की घोषणा IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्लस्टर अवार्ड 2020 के दौरान की गई। रतन टाटा को यह अवार्ड भारत USA के बिजनेस रिलेशंस में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन पर उपलब्धि के लिए दिया है। टाटा ने टाटा समूह को 2011-12 तक 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाया और वह आज भी बेहतर प्रभावशाली उद्योगपति, दानदाता और मानवतावादी है। IACC भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पूर्णचंद्र राव सुरपैने, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह मतलब वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन A 2 से 8 अक्टूबर। तो 2 से 8 अक्टूबर तक क्या होता है? भारत में हर साल वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम क्या रही? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल्स रिलेशनशिप है। तो इसके इतिहास की बात करें तो क्या है? साल 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्यजीवों की रक्षा के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस सप्ताह को मनाए जाने का विचार किया था। भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति को नियुक्त किया गया है।
तो एम ए गणपति की बात करें तो एम ए गणपति उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राकेश अस्थाना को अगस्त में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया जाने के बाद से बीसीएएस प्रमुख का पद खाली पड़ा था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को बीसीएएस के महानिदेशक के पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दी है। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1978 में हुआ था। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का किस राज्य या यूटी सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में सर्दी में बढ़ने वाले प्रदूषण से लड़ने के लिए यह अभियान शुरू किया है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। दिल्ली में 2014 से 19 तक 25% प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। दिल्ली के खेतों में पराली को खाद्य बनाने के लिए सरकार डीकम्पोजर घोल का छिड़काव कराएगी। एंटी डस्ट कैंपेन अभियान शुरू कर रहे हैं। इसमें कई एक्शन प्लान हैं। निर्माण स्थल पर धूल उड़ने से न रोकने वालों पर चालानी कार्रवाई होगी। सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। दिल्ली सरकार जल्द ही प्रदूषण से संबंधित शिकायत के लिए दिल्ली ग्रीन ऐप लॉन्च करेगी। इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति प्रदूषण से संबंधित शिकायत कर सकेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए तय एक्टिविटी पर क्या है, मॉनिटरिंग करने के लिए एक वार रूम भी बनाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किस भारतीय के नाम रहा? तो किसके नाम रहा? ए, विष्णु शिवराज पांडियन। इसके बारे में जान लेते हैं। विष्णु शिवराज पांडियन, तो पांडियन ने 3 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन निशानेबाजी के 5वें सत्र में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। वह 16 वर्ष के हैं। दुनिया के 27वें नंबर के निशानेबाज फ्रांस के एटियेने जेरमोन दूसरे नंबर पर रहे। भारत के अन्य खिलाड़ी प्रत्यूष बारिक 7वें स्थान पर रहे। 2 दिन की ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया। तो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स का फर्स्ट वीक 2000 तो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का ये हमारा करेंट अफेयर्स था, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे ये वीडियो हमें लाइक करके बताइए, लाइक कीजिए, और कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।